हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। तो इससे पहले आज का सेशन शुरू करते हैं ऑफ डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का। हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर लेके आ रहे हैं। तो इस संडे 21 दिसंबर को जिन बच्चों ने भी 70th बीपीएससी का मेंस क्वालिफाई किया है उनके लिए हम एक फ्री इंटरव्यू गाइडेंस सेशन रख रहे हैं। किन के द्वारा? जितेंद्र मिश्रा आईपीएस, जो कि बीपीएससी के एक्स मेंबर भी रह चुके हैं। ये सेशन में सिर्फ 60 सीट्स ही है, इसीलिए जिनको भी गाइडेंस लेना है वो आके ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस सेशन का फॉर्म दिया होगा, लिंक दिया होगा। प्लीज जिनको भी सेशन अटेंड करना हो, जितना जल्दी हो सके आप अपना सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी सीट भर रहा है और बहुत ही कम सीट्स बाकी है, लिमिटेड सीट ऑफर है। एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है 70th बीपीएससी मेंस बच्चों के लिए, फायदा उठाया जा सकता है। एनीवेज, आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो देखिए, 5 किड्स विद थैलेसीमिया टेस्ट एचआईवी पॉजिटिव, ब्लड डोनर्स अनट्रेस्ड, नो रिकॉर्ड्स। तो रिसेंटली क्या हुआ है ना कि सतना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुछ बच्चे हैं जिनको थैलेसीमिया की प्रॉब्लम थी, वो ऑल ऑफ अ सडन वो एचआईवी पॉजिटिव डिटेक्ट होते हैं। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किस हॉस्पिटल में बच्चे डिटेक्ट हुए हैं या फिर किस डेट को हुआ है, क्यों इनका कहाँ से ट्रीटमेंट हुआ है, क्या नहीं हुआ है। उससे भी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है जानना, एक टर्म आता है थैलेसीमिया। आई गेस बहुत लोगों ने सुना होगा पर बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा, क्योंकि एचआईवी एक बहुत ही कॉमन डिजीज है जिसके बारे में हम रेगुलर बेसिस पे सुनते रहते हैं। लेकिन अब थैलेसीमिया क्या होता है? देखिए, थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। अब ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर क्या होता है? इस बीमारी में ये होता है कि जो हमारा हेमोग्लोबिन है उसका बहुत ही अबनॉर्मली लो प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसलिए जो थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती रहती है। अब देखिए, अब इसका एचआईवी से क्या रिलेशन हो गया, हम वो बताते हैं। मैंने क्या कहा कि थैलेसीमिया में जो पेशेंट्स होते हैं उनको फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। अब एचआईवी का क्या कॉज है? एचआईवी का जो हमने शुरुआत से, बचपन से जो हमने बुक्स में कॉजेस पढ़े, वो क्या होता है एचआईवी में कि जो भी जैसे कि इन्फेक्टेड जब हम कभी इन्फेक्टेड नीडल्स यूज करते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि एचआईवी का रिस्क बढ़ सकता है। जो हमारे जो इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड जब कांटेक्ट में आते हैं तो उससे क्या होता है? एचआईवी का रिस्क बढ़ता है। अब देखिए, जो थैलेसीमिया के पेशेंट है उनको तो हो रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब मान लीजिए कि जो ब्लड डोनर है, अगर वो एचआईवी पेशेंट रहे हैं, उनके अंदर एचआईवी का वायरस है, तो वो वायरस क्या होगा? वो थैलेसीमिया पेशेंट्स के अंदर हो जाएगा, यानी कि उनको तो ऑलरेडी थैलेसीमिया की प्रॉब्लम थी, अब वो एचआईवी पॉजिटिव भी हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका हमने कंसेप्ट समझ लिया कि एग्जैक्टली थैलेसीमिया क्या होता है, कैसे इन लोगों को एचआईवी पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया, कैसे इनको ये वायरस हुआ। थैलेसीमिया के बारे में भी पढ़ लिया हमने। इट इज अ ब्लड डिसऑर्डर, याद रखिएगा, इट इज अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर where the body makes an abnormal form of hemoglobin। मैंने क्या कहा? abnormal form of hemoglobin। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि हेमोग्लोबिन इसमें बहुत ही लो प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। पेशेंट्स विद सिवियर थैलेसीमिया, जैसे कि थैलेसीमिया मेजर। अब थैलेसीमिया भी दो टाइप्स का होता है। जो पहला थैलेसीमिया है वो होता है माइनर और दूसरा होता है मेजर। तो जैसा नाम है वैसा ही काम है। जिनको माइनर थैलेसीमिया होता है उनको बहुत ज्यादा ब्लड डोनेशन की जरूरत नहीं होती है, ट्रांसफ्यूजन वो नॉर्मल स्टेज पे होते हैं। लेकिन जो मेजर थैलेसीमिया पेशेंट्स होते हैं उनको हर 3 से 4 हफ्ते में ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जरूरत पड़ जाता है। ठीक है, यानी कि वो बहुत हाई रिस्क में रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो जाने पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब देखिए ये क्या है? ट्रांसफ्यूजन transmitted infection, because these patients receive blood from hundreds of different donors over their lifetime. They are at high risk of contracting viruses like HIV
hepatitis B and hepatitis C if the blood is not screened regularly. ठीक है, अब विंडो पीरियड की बात करते हैं. Even with screening, there is a window period. अब क्या है ये? It is a time shortly after infection when a donor might have HIV but tests negative. However, in this case, the complete lack of donor records suggests negligence in documentation rather than just a technical limit. चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं. अब थोड़ा ये जो न्यूज है ये थोड़ा सा इकोनॉमिक से रिलेटेड है. कुछ कुछ इकोनॉमिक टर्म्स आने वाले हैं, हम उसके बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं. तो आर्टिकल क्या कहता है? इंटरेस्ट रेट्स लाइकली टू रिमेन लो फॉर अ लॉन्गर पीरियड. ये किसने कहा है? ये आरबीआई के गवर्नर ने कहा है. कौन है आरबीआई के करंट गवर्नर? मिस्टर संजय मल्होत्रा. चलिए अब ये जो है हमारा न्यूज है, इस स्लाइड से पहले मैं आपको इसके बाद वाला स्लाइड पहले दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है. देखिए अभी रिसेंटली 5 दिसंबर के अकॉर्डिंग जो आरबीआई ने जो रेपो रेट डिक्लेयर किया है उसको घटा दिया है. कितना से? आरबीआई रेपो रेट को घटा दिया है बाय 25 बेसिस पॉइंट्स. बीपीएस. अब ये बीपीएस क्या होता है? बीपीएस जैसे हम डिस्टेंस को किलोमीटर से मेजर करते हैं, हम स्पीड को मीटर पर सेकंड से मेजर करते हैं, वैसे ही हम इंटरेस्ट रेट्स को हम किससे मेजर करते हैं? हम बीपीएस से मेजर करते हैं. अब देखिए एक बीपीएस का वैल्यू कितना होता है? एक बीपीएस का वैल्यू होता है 0.01%. ठीक है, तो अब रेपो रेट कितना घटा है? बाय 25 बेसिस पॉइंट्स. यानी कि अभी जो करंट रेपो रेट हमारा चल रहा है अकॉर्डिंग टू डेटा ऑन 5 दिसंबर 2025 हमारा करंट रेपो रेट है 5.25%. ठीक है, क्यूमुलेटिव कट की बात करें तो सिंस संजय मल्होत्रा took charge on December 2024, the repo rate has been reduced by a total of 125 basis points. ठीक है, यानी कि वो जब आए थे तब हमारा रेपो रेट 6.50% था, अभी घट के कितना हो गया है? 5.25%. ठीक है, अब ये जो रेपो रेट कम हुआ है इसका हमारे ऊपर, बैंक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है हम वो समझेंगे. लेकिन उससे पहले बहुत ही एक बेसिक सा कंसेप्ट समझते हैं. इतना रेपो रेट पढ़ लिए, रेपो रेट गिर गया, बीपीएस क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है? देखिए जो किसी भी कंट्री का जो एक एपेक्स बैंक होता है, चलिए हम इंडिया की बात करते हैं. हमारी इंडिया का एपेक्स बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वो होता है एपेक्स बैंक. ठीक है, अब क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कोई भी एक स्मॉल बैंक है, छोटा सा, मान लीजिए ये है बैंक ए, अगर ये आरबीआई के पास जाता है लोन लेने के लिए तो आरबीआई तो उसको इंटरेस्ट फ्री तो लोन देगी नहीं, क्यों दे भला? तो जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेपो रेट. उसको हम क्या कहते हैं? रेपो रेट. जिस रेट से आरबीआई किसी भी बैंक को लोन देते हैं वो उस इंटरेस्ट रेट को हम क्या कहते हैं? रेपो रेट हम कहते हैं. अब यहाँ पे ये क्यों सिग्निफिकेंस इसका हो रहा है? क्योंकि जब से हमारे आरबीआई गवर्नर ने चार्ज लिया हुआ है तब से ये पहली बार हुआ है 5 सालों में इंडिया फर्स्ट रेट रिडक्शन इन 5 years. ठीक है, क्या हुआ है? इंडिया फर्स्ट रेट रिडक्शन इन 5 years. करंट कितना है? 5.25. अब जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि जब रेपो रेट कम होता है तो उसका क्या बेनिफिट होता है, देखिए रेपो रेट कम होना यानी कि क्या होना? इंटरेस्ट रेट को हमने कम कर दिया. अब अगर बैंक को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है यानी कि वो अपने कस्टमर्स को भी कम इंटरेस्ट पे लोन देगी, है कि नहीं? यानी कि हमारा ईएमआई का कॉस्ट भी कम हो जाएगा. मान लीजिए मैंने एक होम लोन लिया हुआ है, ठीक है, उसका फॉर एग्जांपल उसका इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो मतलब क्या हुआ? मुझे तो कम रिटर्न करना पड़ेगा ना. यानी कि कंज्यूमर के लिए ये क्या हुआ? काफी बेनिफिशियल है. अब ये इकोनॉमिकली कैसे बेनिफिशियल है वो बताती हूँ. देखिए जब रेपो रेट कम होगा यानी कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, है ना, उससे क्या होगा? उससे होगा कैपिटल इनफ्लो. उससे क्या होगा? कैपिटल इनफ्लो. यानी कि मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगा? बढ़ जाएगा. ठीक है, वैसे ही अगर हम रेपो रेट को बढ़ा देते हैं यानी कि हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं यानी कि आरबीआई हमसे ज्यादा चार्ज कर रहा है, राइट,
तो बैंक भी हमसे ज्यादा चार्ज करेगा, तो ज्यादा चार्ज करेगा तो क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। यानी कि रेपो रेट हमने कम किया तो हमारा कैपिटल इनफ्लो बढ़ चुका है, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस है रेपो रेट के डिक्रीज करने का, ठीक है। अब हम कुछ करंट स्टेटस की बात करते हैं। देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन स्टूड एट 0.71% in November, which is well below the RBI's lower tolerance limit of 2%. इस एक सेंटेंस में दो बहुत ही बड़े बड़े टर्म्स आ चुके हैं। पहला तो ये कि रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, दूसरा टॉलरेंस लिमिट क्या होता है, उसके बाद लिखा हुआ है लोअर टॉलरेंस लिमिट ऑफ 2%। अब ये किस चिड़िया के नाम है, अब हम ये बताते हैं। देखिए, जो भी हमारा डेली यूज का जो सामान होता है, जो डेली यूज के हमारा जो खर्चा होता है, जैसे कि फूड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, हमारा एजुकेशन, हेल्थ, तो ये जो टोटल कॉस्टिंग है, अगर इसमें प्राइस इंक्रीज होता है, जैसे कि मान लीजिए पिछले साल मैंने मान लीजिए मैंने दूध खरीदा 50 रुपए लीटर पे, लेकिन आज इस साल अगर मैं दूध खरीदो तो वो 60 रुपए हो गया, ठीक है। तो कितना हुआ, 10 रुपीज का प्राइस इंक्रीज हुआ। तो इस इन्फ्लेशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। यानी कि इस साल नवंबर में जो ये इन्फ्लेशन है वो कितना बताया गया है, 0.71% का इन्फ्लेशन हुआ है। अब देखिए, अब नए टर्म पे आते हैं, टॉलरेंस लिमिट क्या होता है। जैसे कि स्कूल में होता है ना कि आप अगर 90 टू 100 के बीच में आप स्कोर करते हो तो आप ए ग्रेड में आते हो, आप 80 टू 90 के बीच स्कोर करोगे तो आपको बी ग्रेड मिलेगा, आप उससे करोगे तो क्या होता है ना कि हर एक चीज का एक लिमिट होता है ना। मान लीजिए आप 90 के ऊपर है पर आप 100 के नीचे है, यानी कि आप किस में आते हो, आप ए ग्रेड में आते हो। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में ये इन्फ्लेशन के टर्म्स में क्या है, आरबीआई ने ना एक लिमिट सेट करके रखा हुआ है, कितने का, 2% से लेके 6% का। तो ये आरबीआई का क्या है, टॉलरेंस लिमिट, किसके लिए, इन्फ्लेशन के लिए, ठीक है। यानी कि जो इन्फ्लेशन का परसेंटेज होना चाहिए आइडियली वो कितना होना चाहिए, 2% से 6% के बीच होना चाहिए। लेकिन अब इसमें इस आर्टिकल में सबसे बढ़िया क्या लिखा हुआ है कि भैया हमारा जो इन्फ्लेशन हुआ है वो कितना हुआ है, वो हमारा 0.7% हुआ है। यानी कि आरबीआई का जो लोअर, अब देखिए ये जो 2% है ये लिमिट का क्या है, लोअर लिमिट है ना। बेसिक जो स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ा है 10th क्लास में, 6% क्या हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अपर लिमिट कहते हैं। तो देखिए अभी जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन हुआ है 0.71% का, वो क्या है, वो इस 2% से नीचे है कि नहीं। तो यहाँ स्टेटमेंट में क्या लिखा है, विच इज वेल बिलो द आरबीआईज लोअर टॉलरेंस लिमिट। यानी कि हमको तो रहना था 2 से 6% के बीच में, लेकिन हम तो 2% से भी नीचे हो गए, बहुत अच्छी बात है ना। अब फोरकास्ट की बात करते हैं। तो जो सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई, उसने क्या बोला है, उसने ये एक्सपेक्ट किया है कि अगले साल का जो क्वार्टर है, जनवरी टू मार्च क्वार्टर है, उसमें एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है वो 2.9% का होने वाला है, which again comes under the limit. Okay? हिस्टोरिकल कंसेप्ट की अगर हम, कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2024 से पहले जो इन्फ्लेशन हुआ करता था वो अपर टारगेट के आसपास था, यानी कि 6% के क्लोज था इन्फ्लेशन, जैसे कि अक्टूबर 2024 में, ठीक है। ओ, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, चलिए अब जो ये रेपो रेट डिक्रीज हुआ है, हम इस आर्टिकल के पहले स्लाइड पे वापस आते हैं। अब जो ये रेपो रेट डिक्रीज हुआ है तो इसमें हमारे गवर्नर ने क्या बोला है, इसने उन्होंने ये बोला है दैट द इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया आर लाइकली टू रिमेन लो फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड। Okay, this projection is based on India's continued strong economic growth, which is expected to receive further boost from ongoing trade agreement negotiation with the US and the Europe. चलिए अब हम देखते हैं, जो हमारे गवर्नर साहब है उन्होंने ये बोला है कि जो अभी हमारा इंडियन इकोनॉमी का जो करंट फेज है उसको उन्होंने एक टर्म दिया है, गोल्डी लॉक्स फेज। क्या टर्म दिया है, गोल्डी लॉक्स फेज। अब ये गोल्डी लॉक्स फेज क्या होता है, ये एक इकोनॉमी में एक आइडियल कंडीशन माना जाता है जिसमें कि ग्रोथ पूरा स्टेबल होगा,
एम्प्लॉयमेंट बढ़िया होगा, सबको एम्प्लॉयमेंट होगा, जिसमें कुछ भी इंस्टेबिलिटी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और उसमें इन्फ्लेशन लो होगा। ठीक है, तो क्या है गोल्डीलॉक्स फेज, किसको हम कहते हैं? गोल्डीलॉक्स फेज एक आइडियल कंडीशन है इकोनॉमी में, जहां पर इन्फ्लेशन कम होगा, ग्रोथ स्टेबल होगा एंड एम्प्लॉयमेंट सबके लिए होगा। ठीक है, it is refers to its just right, neither overheating which leads to high inflammation nor slowing down which leads to recession, यानी एक बीच का आइडियल फेज माना जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, डिफाइंड बाय स्टेडी ग्रोथ, यानी कि स्टेबल ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन एंड अ मैनेजेबल इंटरेस्ट रेट्स, ये भी एक पॉइंट है, ऐड कर लीजिएगा। पॉलिसी शिफ्ट की बात करें तो गवर्नर जो है attributes this phase to rate cuts implemented during his tenure which have fostered brisk growth alongside low inflation। चलिए, ये आर्टिकल को करते हैं हम समाप्त। अब अगला हम फुटबॉल पर आते हैं। अगेन नॉट रिलेटेड टू मेसी, ठीक है, फुटबॉल इज जस्ट नॉट ओनली रिलेटेड टू मेसी। चलिए अब हम बात करते हैं, ये एक आर्टिकल फुटबॉल क्लब के बारे में है जिसका नाम मोहन बगान है। आई एम श्योर जो इंडियन फुटबॉल को बहुत फॉलो करते होंगे वो इस फुटबॉल क्लब को जानते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, ये आपका ड्यूटी है कि आप इंडियन फुटबॉल क्लब्स को भी सपोर्ट करें, जिस तरीके से आप फॉरेनर्स जो क्लब है उनको सपोर्ट करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं क्या कहानी हो रहा है। अभी करंट एक डिस्प्यूट चल रहा है हमारे इंडियन फुटबॉल क्लब मोहन बगान के बीच में और जो हमारे एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है उनके बीच कुछ झगड़ा चल रहा है। चलिए हम देखते हैं वो क्या है। तो द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, जिसको शॉर्ट में हम एएफसी यूज करने वाले हैं, उन्होंने क्या किया है, दे हैव इम्पोज्ड अ सीवियर पेनल्टी ऑन वन ऑफ इंडियाज टॉप फुटबॉल क्लब मोहन बगान सुपर जायंट। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनता है कि एएफसी का जो है हेडक्वार्टर किधर है? ठीक है, एएफसी का हेडक्वार्टर जो है वो है कुआलालंपुर में। याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कुआलालंपुर में, जो कि किधर सिचुएटेड है? जो कि सिचुएटेड है मलेशिया में। ठीक है, ओके। अब ये मोहन बगान क्या है? मोहन बगान को क्यों इतना टॉप मोस्ट बोला जा रहा है? क्योंकि ये एक हिस्टोरिकली बहुत सिग्निफिकेंट फुटबॉल क्लब कह सकते हैं, क्योंकि ये एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब है, जो कि आई गेस 1880s में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और ये इसका परफॉर्मेंस वाइज भी ये काफी बेस्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं तो क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुआ है। देखिए कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आज के डिस्प्यूट की अगर हम बात करें तो मोहन बगान पे बहुत ही हैवी पेनल्टी रखा गया है। किसके थ्रू? एएफसी के थ्रू। किस लिए? क्योंकि मोहन बगान ने लास्ट मोमेंट मैच से विड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये कोई एक पहला डिस्प्यूट है नहीं इन लोगों के बीच में। मोहन बगान और एएफसी के बीच में हिस्टोरिकली मतलब थोड़ा सा पहले जाए, बहुत पहले का बात नहीं है, 2 साल पहले का बात है, 2023 में और एक डिस्प्यूट हुआ था जहां पर टर्कमेनिस्तान की जो टीम थी उनके साथ मोहन बगान का मैच था और वो मैच इंडिया में होने वाला था और वो इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप चल रहा था जिसका गेम इंडिया में होने वाला था। अब लास्ट मोमेंट पे जब टर्कमेनिस्तान की टीम आई इंडिया में तो मोहन बगान को ऐसा फील हुआ कि उनका सिक्योरिटी चेक प्रॉपरली नहीं हुआ है, उनको वीजा को लेके भी थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो इस मोहन बगान को ये फील हुआ कि ये हमारे टीम्स के लिए, ये हमारे फैंस के लिए, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट हो सकता है, क्योंकि कौन प्लेयर अपने साथ क्या लेके आ रहा है, किस सिचुएशन में आ रहा है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने तब भी लास्ट मोमेंट गेम से विड्रॉ कर लिया था और एएफसी ने तब भी उन पे एक हेवी पेनल्टी इंपोज किया, उन पे बैन इंपोज किया फॉर द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, अब उसके बाद 2 साल के बाद फिर से एक डिस्प्यूट अराइज हुआ है जहां पे मोहन बगान ने रिफ्यूज कर दिया है ईरान में ट्रैवल करने के लिए। किसके अगेंस्ट खेलने? सिपाहान एससी। सिपाहान एससी किसका टीम है? सिपाहान एससी ईरान का ही एक फुटबॉल क्लब है। तो इनके साथ मैच होने वाला था हमारे मोहन बगान का, लेकिन लास्ट मोमेंट उन्होंने फिर से विड्रॉल कर लिया। क्यों? सेफ्टी इश्यूज को लेके। इसी में एएफसी ने वापस से इन पे पेनल्टी लगवाया है रॉन्ग, क्योंकि उन पे आरोप लगा है कि उन्होंने रॉन्गफुली विड्रॉ किया है टूर्नामेंट से, जिसकी वजह से एएफसी ने क्या बोला है कि हम एक ट्रिपल ब्लो लगा रहे हैं उस पे, यानी कि बैन। बैन उन पे कब तक लगा है?
2027 टू 2028 जो सीजन है, यानी कि 2027-2028 जो सीजन का चैंपियनशिप ट्रॉफी होने वाला है, तब तक उन पे बैन लग चुका है, उन पे बहुत ही हैवी फाइन लगा हुआ है। इंडियन रुपीस में बात करें तो 91 लाख के आसपास फाइन लगा हुआ है, और एक कंपनसेशन ऑर्डर भी रिलीज हुआ है, यानी कि इससे पहले आपने जो जो मैचेस खेला था उसमें आपको जितना भी मिला है पार्टिसिपेशन में, आपको वो मनी भी रिटर्न करना होगा, जो कि हमारे इंडियन फुटबॉल क्लब के लिए बहुत ही लॉस हो सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेसेस ग्रीफ ओवर द पासिंग ऑफ रिनाउंड स्कल्पचर श्री राम सुतार जी। अब ये राम सुतार जी कौन थे? देखिए, जो हम सब जानते हैं, हमारा जो वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट स्टैचू है अभी क्या है, वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो उनके जो स्कल्पचर थे वही थे हमारे श्री राम सुतार जी, जिनका निधन हो चुका है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज एक्सप्रेस्ड डीप ग्रीफ ओवर द पासिंग ऑफ द रिनाउंड इंडियन स्कल्पचर श्री राम सुतार जी। ठीक है, उनका 18 दिसंबर को ये न्यूज आया था। की फिगर की बात करें तो वह है श्री राम सुतार जी। अब उनके नोटेबल वर्क की हम बात करें तो उनका जो सबसे फेमस और जो सबसे नोटेबल वर्क था, जिनकी हम सराहना करें, तो वो है द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन केवाड़िया गुजरात। स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों इतना फेमस है? क्योंकि वो अभी करेंटली वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे हम आते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज है हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है, उन्होंने एक स्टेटस अपडेट किया है, किसके बारे में? जो नॉर्थ ईस्ट में सिग्निफिकेंस प्रोग्रेस चल रहा है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम हो रहा है, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है इंडिया का, वो चाहे हम कितना भी बोले कि हम एक यूनाइटेड इंडिया है, हमने हमारे नॉर्थ ईस्ट को आज भी बहुत ही सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। हमारे जो जो मेनलैंड इंडिया की हम अगर बात करें, वो आज भी उनको इंडिया का हिस्सा मानते नहीं है। हालांकि बहुत लोग आज भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, जिसमें एक्सेप्टेंस की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारे इंडिया का एक पार्ट है। खैर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हम बात करें तो वो डेमोग्राफिकली थोड़ा सा एक हाई एरिया में पड़ता है, यानी कि उनका जो नेचर है, उनका जो जियोग्राफी है, वो काफी ज्यादा टफ है एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसलिए वहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस की जरूरत होती है, जिसकी वजह से ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन को बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ 3-4 टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। दूसरा, हम पढ़ने वाले हैं राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट ऑफ 2025 एंड उड़ान स्कीम, आरसीएस उड़ान स्कीम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो है पीआईबी के द्वारा एक पब्लिश किया गया रिपोर्ट है, किसके बारे में? पीएम डिवाइन स्कीम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट ऑफ पीएम डिवाइन स्कीम। चलिए अब हम जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या है पीएम डिवाइन स्कीम के बारे में बात करते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये एक सेंट्रल स्कीम है, जिसको कि 2022-23 के यूनियन बजट में प्रेजेंट किया गया था, ताकि हम नॉर्थ ईस्ट रीजन को हम फंड कर सके, टू फंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में जो चल रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉर्थ ईस्ट के जो यूथ एंड वुमेन है स्पेसिफिकली, उनको हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, उनको हम काइंड ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का और जो बाकी जो रिमेनिंग इंडिया का हिस्सा है, उनके बीच आज भी एक गैप है। तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम स्पेशल फोकस करने वाले हैं उनके ऊपर। चलिए अब हम नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 के बारे में देखेंगे। तो ये क्या है? ये मिनिस्ट्री, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो मिनिस्ट्री है उनका, उन्होंने एक समिट ऑर्गेनाइज किया था, किस लिए? नॉर्थ ईस्ट रीजन के ट्रेड को अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, एंड टू टारगेट इट्स हाई पोटेंशियल सेक्टर्स, जैसे कि टूरिज्म, एग्रीकल्चर एंड आईटी, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। साथ ही साथ हमें क्या करना है? ट्रेड को भी अट्रैक्ट करना है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को भी हमें अट्रैक्ट करना है। इतना समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आरसीएस उड़ान। आरसीएस उड़ान क्या है? आरसीएस स्टैंड्स फॉर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एंड उड़ान स्टैंड्स फॉर उड़े देश का आम नागरिक। अब ये
जो स्कीम है इसको 2016 में लॉन्च किया गया था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो है आज भी कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम है। काफी स्टेट्स में, काफी रीजन्स में रेल नेटवर्क तो आज भी नहीं है, लेकिन बहुत ही कम रीजन्स में जो है एयरपोर्ट फैसिलिटीज है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए हमने ये स्कीम लॉन्च किया है, आरसीएस उड़ान स्कीम। ठीक है, अब NESIDS स्कीम देखते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम की हम बात करें तो इसको क्यों लॉन्च किया गया है, क्योंकि मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जिसमें आज सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी पुअर है। इनफैक्ट इस साल सितंबर में ही मिजोरम में पहला रेल लाइन एस्टेब्लिश किया गया है ना, जो कि एजोल से कनेक्ट कर रहा है, जो कि एजोल कैपिटल है मिजोरम का। चलिए अब हम कुछ डेटा एंड फैक्ट्स पे आते हैं। तो जो इस पीएम डिवाइन स्कीम है, इसमें टोटल कितने सैंक्शन प्रोजेक्ट्स है, याद रखिएगा, इसमें टोटल 44 सैंक्शंस प्रोजेक्ट है, 44 हाँ प्रोजेक्ट्स है। टोटल वैल्यू की बात करें तो 5728 करोड़ है इसका टोटल वैल्यू प्रोजेक्ट का। अब इसका टाइमलाइन क्या रखा गया था, अक्टूबर 2022 से नवंबर 30 2025। की सेक्टर्स की बात करें इसमें तो इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर किया गया, हेल्थ केयर कवर किया एंड द स्टार्टअप इकोसिस्टम। चलिए अभी इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक फोकस पे अगर हम आते हैं, यानी कि जो ये 2025 का समिट हुआ था नॉर्थ ईस्ट में, इन्वेस्टमेंट समिट जो हुआ था, उससे क्या क्या आउटकम निकला है हम उसकी बात करते हैं। कहाँ कहाँ पर फोकस किया गया है वो हम देखते हैं। पहला, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी पे फोकस किया गया, एग्रो फूड प्रोसेसिंग पे फोकस हुआ, टेक्सटाइल, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, IT, ITES, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स एंड एनर्जी। अभी एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी नॉर्थ ईस्ट के कैरेक्टर्स को पहले नॉर्थ ईस्ट वालों से नहीं रिप्रेजेंट किया जाता था, लेकिन अब आजकल आप काफी मूवीज और वेब सीरीज में देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट को भी इंक्लूड किया जा रहा है, वहां पर भी अब काफी शूटिंग बढ़ चुका है। टूरिज्म की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इज ब्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, एक बहुत ही सुंदर ज्योग्राफी है वहां का, इसलिए टूरिज्म को भी हम बढ़ा सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें आरसीएस उड़ान की तो देखिए अभी तक जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में टोटल 90 रूट्स एक्टिव है, जिसमें से 10 एयरपोर्ट रूट है और 10 हेलीपोर्ट है। ठीक है, अब हम ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, कहाँ कहाँ है। पहला है पासीघाट, तेजू एंड होलोंगी। ये तीन जो रीजन है ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है, पासीघाट, तेजू एंड होलोंगी। ये किस स्टेट में आता है, ये अरुणाचल प्रदेश में आता है। जोरहाट, लीलाबाड़ी, रूपसी एंड तेजपुर ये किस में आता है, ये असम में इंक्लूड होता है। दीमापुर इज इन नागालैंड, शिलोंग इज इन मेघालय एंड पैक्योंग ये किस में है, ये है सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं ऑपरेशनल हेलीपोर्ट्स। जो हेलीपैड्स वहां पे एक्टिव है वो है जिरीबाम एंड तमेंगलोंग, जो कि है मणिपुर में। ओके, अब रीसेंट ग्रोथ की हम बात करते हैं तो 42 न्यू रूट्स ऐड किया गया, जिसमें से 3 जो है वो एरोड्रोम्स है। किधर किधर है, होलोंगी में, जिरीबाम में एंड तमेंगलोंग में। होलोंगी कहाँ पर था, अरुणाचल प्रदेश में। तमेंगलोंग कहाँ है, मणिपुर में, जिनको हमने करेंटली ऑपरेशनलाइज किया है। अब मणिपुर के हम स्पेशल प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ हेलीपोर्ट्स एंड हेलीपैड्स इन थेंजोल विच इज इन मिजोरम। ओके, इस स्कीम का क्या है, किस स्कीम के अंदर आता है, NESIDS। सैंक्शन डेट कब है इसका, 13 अक्टूबर 2025 और इसका जो कॉस्ट है इतने करोड़ में है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, जो कि आज का सेशन का जो है आखिरी न्यूज होने वाला है। तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड नाबार्ड, इन्होंने क्या किया है, एक यूनिफाइड लोगो लॉन्च किया है, किसके लिए, आरआरबी के लिए। आरआरबी क्या है, आरआरबी स्टैंड्स फॉर रीजनल रूरल बैंक। ये क्यों इनिशिएटिव लाया गया है, एक स्पेसिफिक हैशटैग यूज किया गया है, 1 आरआरबी 1 लोगो। जितने भी आरआरबी है हमारे कंट्री में सबको एक सिंगल लोगो देने के लिए, ताकि पावरफुल ब्रांड आइडेंटिटी फॉलोइंग अ मेजर कंसोलिडेशन फेज, ताकि उनकी यूनिटी बनी रह सके, वो इंडिविजुअलाइज अपना काम कर सके। अब 1 स्टेट 1 आरआरबी प्रिंसिपल की हम बात करें, दिस इज अ गवर्निंग पॉलिसी
behind the recent reform, the goal is to consolidate multiple RRBs within a state into a single entity. ये याद रखिएगा, into a single entity to improve efficiency and strength. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. अब इस ब्रांड की अगर हम बात करें, इसका लोगो देखिए इस स्लाइड में, ये है हमारा न्यू आरआरबी का लोगो. अब इस लोगो का भी एक सिग्निफिकेंस है. ये 3 प्रिंसिपल पे काम करता है. PNE किस पे काम करता है? PNE. चलिए मैं आपको बताती हूँ PNE क्या है. प्रोग्रेस, नर्चर एंड एनलाइटमेंट. क्या है? प्रोग्रेस, नर्चर एंड एनलाइटमेंट. देखिए अब यहाँ क्या कहता है, जो अपवर्ड एरो है, अपवर्ड एरो इस लोगो में, इस लोगो में ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है. तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिंबल ऑफ प्रोग्रेस. यानी कि जो आरआरबी है ये जो रूरल एरियाज में वहां पे एडवांसमेंट की तरफ लेके जाएगी, प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएगी. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो आर्म्स हो गए. ये जो स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है इसको हम आर्म्स कहते हैं, हैंड्स बोलते हैं, जो कि किसको सिंबलाइज करता है? एन. जिसको किससे सिंबलाइज किया जाता है? एन से, यानी कि नर्चर से. Hand symbolizes nurturing care and support provided to all rural population. अब हम लास्ट सिंबल की बात करें तो ये है ऊपर में फ्लेम. ये है ऊपर में फ्लेम जो कि किसको सिंबलाइज करता है? एनलाइटमेंट को सिंबलाइज करता है. हाँ, सिंबलाइज करता है. चलिए अब हम कलर सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये 2 कलर्स में बने हैं, एक ब्लू में एक ग्रीन में. तो ब्लू जो है वो फाइनेंस और ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन कलर जो है वो लाइफ एंड ग्रोथ को रिप्रेजेंट किया जाता है. अब कुछ डेटा एंड फैक्ट देख लेते हैं. तो इफेक्टिव डेट की बात करें तो जो इसका मेजर कंसोलिडेशन था वो कब से इफेक्ट में लाया गया था? 1 मई 2005 को उसको इफेक्ट में लाया गया था. अब मर्जर की बात करें तो टोटल 26 आरआरबी को कंसोलिडेट किया गया अक्रॉस 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज. करंट की बात करें तो आज हमारे यहाँ टोटल 28 रीजनल रूरल बैंक है जो कि एंटायर नेशन में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. रीच एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल जो ये 28 आरआरबीज है उनका ऑल ओवर इंडिया 22,000 ब्रांचेस में ये करंटली ऑपरेट कर रही है. And across how many districts? Across 700 districts in India. अब कौन अथॉरिटीज इन्वॉल्व है? पहला डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. दूसरा जो इनकी एजेंसी है वो है नाबार्ड, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र. ये है इनका हेडक्वार्टर. अब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए. तो ये रीजनल रूरल बैंक्स जो है इनका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, इनको फंड्स किस तरीके से मिलती है, मैं आपको वो बताती हूँ. देखिए ये इनका फंडिंग जो है वो 3 रेशियो में होता है. पहला गवर्नमेंट, दूसरा स्पॉन्सर्ड बैंक एंड स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, इन 3 के रेशियो में इनका फंडिंग किया जाता है. ठीक है, चलिए आज हमारे बीच इतना ही टॉपिक्स थे. आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए हो. इसके रेशियो की अगर हम बात करें तो ये है 50, 35 एंड 15. ये इस रेशियो में इसका फंडिंग डिवाइड किया गया है. तो आज के लिए फिलहाल इतने ही टॉपिक्स है. ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आप याद रखिएगा, काम आ सकते हैं आपके आंसर एनरिचमेंट के लिए. और जो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था इस इंटरव्यू गाइडेंस सेशन के बारे में, आप प्लीज एनरोल करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. डोंट फॉरगेट टू अटेंड दिस वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन बाय द एक्स मेंबर ऑफ बीपीएससी, जो कि आपके 70th बीपीएससी के इंटरव्यू में काम आ सकता है. थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, हिट द लाइक बटन. अपने ओपिनियंस कमेंट में लिखें और
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आवर चैनल इज सिविल सेवा मार्गदर्शन। थैंक यू।